Good afternoon. Let's start. I hope all of you have looked at the formula. ठीक है, चलिए एक बार क्विकली देखें. सपोज हमारे पास हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो कंडक्टिंग ये स्फीयर्स हुए. तो ये स्फीयर्स की इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड और इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड का फॉर्मूला. इनसाइड 0, आउटसाइड kq by r square. Remember, write the distance for the center. Potential inside, potential outside. याद है? अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें, अच्छा दूसरा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? kq square by 2r. यू रिमेम्बर? यही फॉर्मूला था ना, सब लोग बोलेंगे यार. ये सब फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, सब फॉर्मूला सबको याद है. यही था, चेक करो. कुछ गड़बड़ अगर मैं करूँ तो मुझे बोलना, सर यहाँ पे गड़बड़ हुआ. ठीक है, मैं जानबूझ के कभी गड़बड़ भी लिख देता हूँ, इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ. सोना मत, अभी जाग जाओ. नेक्स्ट का 1 आवर से ज्यादा समय प्लीज फोकस करें. सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, पोटेंशियल इनसाइड, पोटेंशियल आउटसाइड. बोलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड kq by r square, kq by r. इनसाइड पोटेंशियल एनर्जी क्या ये था? 3/5 kq square by r. 3/5.6 आता था, याद है? कल ही बताया था मैंने kq square by r. और ये आता था 0.5 kq square by r. याद है मैंने क्या बताया था? अगर आप फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो, फॉर एग्जांपल अगर आप हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग देखोगे, इस स्फीयर पहला कैटेगरी ऑफ स्फीयर के अंदर कोई भी एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ही नहीं होगा. जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होगी वहीं पे तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा. यस और नो? यस और नो? क्लैरिटी है? ठीक है. अभी इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड और पोटेंशियल इनसाइड. इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड का क्या फॉर्मूला था? क्या याद है? ये फॉर्मूला था रो आर बाय थ्राइस एप्सिलॉन नॉट. याद है? यही आ रहा था ना यार? जवाब नहीं दे रहे हो तुम लोग. क्या था फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड का? रो आर बाय थ्राइस एप्सिलॉन नॉट था. यस. और याद है मैंने रो को क्या बोला था आपको? रो कैन बी रिटन एज q by 4/3 pi r cube. यू रिमेम्बर? तो अगर रो की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, इट विल बी q अपॉन 4/3 pi r cube इंटू r अपॉन थ्राइस एप्सिलॉन नॉट. 3 मर गया. 4 pi एप्सिलॉन इज k, सो इट विल kq r by r cube. याद है? इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, kq r, सॉरी स्मॉल r. ये सब याद होना चाहिए. kq स्मॉल r अपॉन r क्यूब. याद है? ये दो फॉर्मूले थे. अच्छा, पोटेंशियल इनसाइड क्या ये फॉर्मूला था? kq by 2 r cube 3 r square minus r square. याद करो, कल इसका पूरा डेरिवेशन बताया था. देखो ध्यान से डेरिवेशन. देखो मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ. kq by 2 r cube 3 r square minus r square. क्या यही था फॉर्मूला? यहाँ पे कैपिटल आर क्या है? व्हाट इज कैपिटल आर? व्हाट इज कैपिटल आर? व्हाट इज स्मॉल आर? अरे बोलो भाई, कैपिटल आर क्या है? स्मॉल आर क्या है? बोलो, व्हाट इज कैपिटल आर? Capital R is the radius of the solid non-conducting sphere. And what is small r? What is small r? Distance taken. Correct. This is the distance at which you need to find out the capital R is the radius of the sphere, solid non-conducting sphere, and small r is the distance at which you need to find out the potential. Yes or no? ठीक है, चलेगा. क्या क्लैरिटी है ये? गुड.
तो के क्यू बाई 2 आर क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले थे। अच्छा, इसके बाद ये पहला सेट का इलेक्ट्रिकल फील्ड और आर का ग्राफ, पोटेंशियल और आर का ग्राफ, ये सब अपने आप में सवाल है, बस याद रहना चाहिए। इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ क्या होगा बोलो? क्या ऐसा ऐसा था वो? और पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ क्या सही कर रहा हूं मैं? ऐसा ही था। यस, चलेगा। अच्छा, अब इसका बोलो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का दोनों ग्राफ का नेचर। ER वर्सेस आर एंड VR वर्सेस आर, बोलो। ER वर्सेस आर, क्या ऐसा ग्राफ था? करेक्ट। और VR वर्सेस आर का ग्राफ, ये इंटरेस्टिंग ग्राफ था। क्या पहले पैराबोला और फिर हाइपरबोला, ऐसा था क्या? पहले पैराबोला फिर हाइपरबोला, किस टाइप का ग्राफ था एवरीवन? चलेगा, गुड। तो ये पूरा जो लास्ट क्लास का डिस्कशन था सब कुछ इसके अंदर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है। एक आउटसाइड स्फीयर है, एक इनसाइड स्फीयर है, बीच में हॉलो कैविटी है और वहां पे कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है। ये स्फीयर है और मान लो कंडक्टिंग मटेरियल में जो चार्ज प्रेजेंट है वो क्यू प्रेजेंट है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड बतानी है एट अ डिस्टेंस आर एंड आर, you know, R is greater than R inner and less than R outer। इलेक्ट्रिकल फील्ड बतानी है, बता सकते हो क्या? इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एनी डिस्टेंस R, बता सकते हो क्या? क्या करोगे? कोई भी डिस्टेंस R पे आप एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे राइट कंडक्टिंग मटेरियल है। कंडक्टिंग मटेरियल तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉरी कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इनर रेडियस इनर और आउटर रेडियस है, ठीक है। आर नॉट, ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है विद अ कैविटी। इसको सॉलिड तो नहीं बोलेंगे, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड में जीरो नहीं होगा, तो क्या करोगे? इलेक्ट्रिकल फील्ड जो भी होगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। एंड जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तब लॉजिक अप्लाई करेंगे, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा बोल? चार्ज एनक्लोज्ड विल बी डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो कितना हो जाएगा?
विल इट बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर आउटर का होल क्यूब माइनस आर इनर का होल क्यूब। वो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। ई और डी ए के बीच का एंगल 0 डिग्री हमेशा, ई को कांस्टेंट मान सकते हैं, तो ई बाहर आ जाएगा, क्लोज लूप इंटीग्रल डी ए आ जाएगा विच इज ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर आउटर का होल क्यूब माइनस आर इनर का होल क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4/3 पाई मर गया, आर स्क्वायर, ये एक आर कट जाएगा, ठीक है। तो ई विल बी ध्यान से देखो ई क्या आ जाएगा, 4/3 कट गया, आर क्यूब आर स्क्वायर, तो इट विल बी क्यू इंटू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर नॉट क्यूब माइनस आर इनर क्यूब। ये आया आपका आंसर, देखो 4/एप्सिलॉन नॉट के होता है, तो ये आ जाएगा के क्यू आर बाई आर नॉट क्यूब माइनस आर इनर क्यूब। क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज व्हाट इज योर इलेक्ट्रिकल फील्ड एट दिस पॉइंट। चलेगा? क्लियर है? आइए, मान लो मैं तुम्हें बोलूं एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, जहां पे ये सेंटर है और इसकी जो रेडियस है वो आर, ठीक है। यहाँ पे जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है दैट इज गिवन बाय रो इक्वल टू रो नॉट आर स्क्वायर, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। मतलब जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो आर के साथ वेरी कर रही है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एनी डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। ई आर बतानी है। क्या ट्राई कर सकते हो? एक बार सब लोग ट्राई करो, एवरीवन। आर लेस देन आर लो, आर ग्रेटर देन आर के लिए आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। आर ग्रेटर देन आर के लिए अगर आप गॉसियन सरफेस लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि चार्ज एनक्लोज्ड विल बी क्यू ओनली, टोटल चार्ज विद इन दिस क्यू, वो क्यू क्या है वही निकालना है, ठीक है। दोनों करेंगे, तो पहले आप आर लेस देन आर के लिए, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर के लिए। ओके, लेट्स सी कैसे करेंगे इसे। आइए देखिए, मान लीजिए हमने आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस लिया, ठीक है। तो अभी सवाल है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो डू वी लाइक दिस, और जो एरिया वेक्टर है इस गॉसियन सरफेस के वो इधर जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला अगर लगाएं, मतलब गॉस लॉ का फॉर्मूला अगर लगाएं, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन।
बट ये जो चार्ज एनक्लोज्ड है, अभी आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो चार्ज एनक्लोज निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ई और डी ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो इसको मैं बाहर निकालूंगा, ई इंटू क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ डी ए इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज। चार्ज एनक्लोज कितना होगा? चार्ज एनक्लोज निकालने के लिए आपको कैसे आगे बढ़ना पड़ेगा, ध्यान से देखो। मान लो मैंने एक्स दूरी पे एक स्फीयर कंसिडर किया है और एक दूसरा स्फीयर कंसिडर करूंगा एक्स प्लस डी एक्स दूरी पे, तो इस रीजन में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा। ये एक्स है और ये एक्स प्लस डी एक्स। तो इस रीजन का, ये दोनों स्फीयर के बीच का जो रीजन है जो मैंने शेड किया है, उसकी जो वॉल्यूम होगी वो होगी 4πx² dx। तो उसके अंदर जो चार्ज होगा वो हो जाएगा 4πx² dx इंटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी व्हिच इज रो। तो इट विल बी 4πx² dx इंटू रो। रो क्या हो जाएगा, रो नॉट इंटू x² इंटू dx। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस इज योर dq। तो देयरफॉर टोटल चार्ज और विच इज द चार्ज एनक्लोज्ड, that will be इंटीग्रेशन ऑफ, सब लोग देखें, 4πx⁴ हो जाएगा dx, और ये एक रो आ जाएगा, रो नॉट, 4π रो नॉट x4 dx। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके r तक, बिकॉज r डिस्टेंस पे ही आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहिए। समझ में आया? तो ये आ जाएगा 4π रो नॉट बाई 5 x⁵ 0 से r। तो क्या ये r⁵ हो जाएगा? This will be charge enclosed, which will be 4π rho naught by 5 into r⁵ divided by epsilon naught। E को निकालना, E का वैल्यू, क्लोज लूप इंटीग्रल dA कितना हो जाएगा, what will be the surface area at a distance of r, will it be equal to 4π r²। this will be 4π rho naught by 5 epsilon naught into r5। r² ये r³ हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4π कट गया, रो नॉट r³ बाई 5 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या सबका आया है? रो नॉट r³ बाई 5 एप्सिलॉन नॉट। सब लोग देखो, क्या आपको समझ में आई है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एवरीवन, एवरीवन ध्यान से देखो। बहुत से लोगों को समझ नहीं आया। क्या ये बात समझ में आई है सबको? ध्यान से देखो। समझ में आई है? ध्यान से देखो। अच्छा, क्या आप इसी सवाल में रो इक्वल टू रो नॉट r², क्या आप मुझे r ग्रेटर देन r के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो? अकल लगाओ, क्या चेंज होगा बोलो, अकल लगाओ, क्या चेंज होगा बोलो। ये गॉसियन सरफेस बना लिया, इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर होगी तो परपेंडिकुलर आउटसाइड, और एरिया वेक्टर जो है वो भी परपेंडिकुलर आउटसाइड। इलेक्ट्रिकल फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो ई बाहर आ जाएगा, क्लोज लूप इंटीग्रल डी है। चार्ज एनक्लोज, चार्ज एनक्लोज कितना आ जाएगा? चार्ज एनक्लोज अगर तुम लॉजिकली देखोगे तो यही वाला अप्रोच चलेगा, सिर्फ लिमिट्स बदल जाएंगी। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएंगी, कहाँ से कहाँ तक आएंगी लिमिट्स बोलो? 0 टू कैपिटल आर। क्या समझ आ रही है? वेरी गुड। सॉल्व करो, आंसर लाओ, सॉल्व करो, आंसर लाओ जल्दी, सब कोई, सब कोई, एवरीवन सॉल्व करो, आंसर लाओ। बहुत आसान है ये चैप्टर, बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ। जितना मैंने आपको पढ़ाया है उससे बाहर आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। उसी सब सवालों को अच्छे से करो, आपको सब आएगा। जल्दी बताओ आंसर क्या आ रहा है।
नो सुपर स्लो हो भाई। अरे यही तो आएगा, सिर्फ स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर आएगा यार। यस और नो? सही है। यही तो आएगा, और क्या आएगा? 4 पाई कट गया। ई की वैल्यू कितनी आएगी? रो नॉट आर 5 बाई 5 r² क्या आएगा? हाँ या ना? आएगा? एवरीवन आया है समझ में? गुड गुड। तो ऐसे कुछ सवाल आएंगे जो कि इट विल बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जो आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ पोटेंशियल अभी देखा था, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट बेस्ड है। और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? और कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। ठीक है, ये रेडियस 4r है और इसकी जो रेडियस है 2.5r पे है इसका सेंटर जो। अच्छा ये जो है ना, ये कैविटी है। मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उसके बीच से आपने एक कैविटी निकाल दी है और इस कैविटी की जो रेडियस है वो r है। ठीक है, इससे आपको समझ में आ गई कि ये जो दूरी है बेसिक ज्योमेट्री से, दिस इज इक्वल टू 0.5r। ठीक है, आपको क्या करना है सुनिए, यहां से इसके सेंटर से 8r दूरी पे इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। क्या बता सकते हो? ट्राई करो, कैसे निकालोगे? हिंट दे रहा हूं मैं आपको। इस सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है, क्या आपने रोटेशनल मोशन और सेंटर ऑफ मास इस चैप्टर में आपने कैविटी वाले कॉन्सेप्ट्स याद है आपको? आपने क्या किया था, याद है? जहां पे भी कैविटी होती है आपने क्या कहते हैं? नेगेटिव मास। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अब यहाँ पे मास नहीं है, यहाँ पे चार्ज है। यहाँ पे मास नहीं है, यहाँ पे चार्ज है। तो क्या आप अपनी बेसिक बुद्धि लगा के इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके अंदर प्लस चार्ज भरी हुई है, और आर रेडियस का जो कैविटी है उस जगह पे आपकी माइनस चार्ज भरी हुई है, वो भी नॉन कंडक्टिंग ही है। तो फिर जब सॉलिड कंडक्टिंग और सॉलिड नॉन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब उस जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, उस जोन पे, कॉमन जोन पे, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए उस जगह पे कोई भी चार्ज नहीं है। कैन यू थिंक इट लाइक दिस? हम चार्ज को सेंटर पे नहीं ले सकते। अभी फिलहाल मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैंने इसके ऊपर एक बात की थी जब मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, और कब हम उसको यूज कर सकते हैं मैंने वो भी चीज बताई। ठीक है, याद है? बताई थी मैंने। तो अभी आप क्या करो, अभी आप वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करो और यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करो। 1 मिनट का समय लो, मैंने आपको हिंट दिया है, थिंक ऑन दिस। 1 मिनट का समय लो। टेक 1 minute टाइम, थिंक ऑन दिस।
वेरी गुड प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई खास बात नहीं, मैंने आपको हिंट भी दिया है। अगर आपकी बुद्धि तेज चल रही है तो आपको एक बात समझ में आएगी कि बेसिकली ये सवाल जो है, यू कैन कंसिडर दैट देयर आर टू स्फीयर्स। एक 4r रेडियस का सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके अंदर पूरा चार्ज प्लस प्लस भरा हुआ है, प्लस चार्ज भरा हुआ है, और एक r रेडियस का स्फीयर जिसके ऊपर पूरा माइनस चार्ज भरा हुआ है। अगर तुम लॉजिकली देखोगे, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए बोला जा रहा है वो एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट के लिए क्या हम पूरा का पूरा चार्ज को इसके सेंटर पे मान सकते? ठीक। तो बेसिकली इसमें, ठीक है, कितना आ जाएगा ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसका बता सकते हो? अब ये समझने के लिए आपको एक और बात का ध्यान देना पड़ेगा कि इस स्फीयर में जितना चार्ज है, ठीक है, उसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और ये छोटे वाले स्फीयर की जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। यस और नो? तभी तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब वो सेम वॉल्यूम का जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम होनी चाहिए। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम होनी चाहिए, मतलब इसके अंदर जो टोटल चार्ज रहेगी वो हो जाएगी रो इंटू 4/3 इंटू 4r का होल क्यूब, ऐसे समझ सकते हो। और इसके अंदर जो चार्ज रहेगी वो हो जाएगी वही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बट माइनस इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। क्या मेरी बात समझ में आई? दिस इज द टोटल चार्ज क्यू है एंड दिस इज द क्यू डैश है। तो इस क्यू के कारण इस जगह पे इलेक्ट्रिकल फील्ड विच इज एन एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है? अभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कितना होता है? अब भी पढ़ा है यार, अब भी पढ़ा है, बोलो। क्या वो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है? के इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे? 8r का होल स्क्वायर। क्या सही है ये? और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी इस जगह पे? इस साइड में, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा। और इसके सेंटर से जो पॉइंट है वो कितनी दूरी पे होगा उसके लिए आपको बेसिक डायग्राम समझना पड़ेगा। देख, यहां से ये वाली दूरी इलेक्ट्रिकल फील्ड की कितनी होगी? ये वाली दूरी, ये देख, ये देख, ये वाली। थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। क्या 8r में से 2.5r हटा दोगे? क्या विल दिस बी इक्वल टू 6.5r? क्या सबको समझ आ रहा है? अरे दोनों के सेंटर के बीच में चार्ज 2.5 आ रहा है ना, डिस्टेंस। यस और नो? समझ आया सबको? सबको आया समझ? एवरीवन, बहुत ही अच्छा रिस्पांस। मेरा मतलब इतना मन खुश हो रहा है आप लोगों का रिस्पांस देख के कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ। इतना खुश हो गया हूँ मैं कि मेरी आवाज नहीं निकल रही है। आई एम सो हैप्पी। क्या बात समझ में आई है? अब बता, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की मैग्नीट्यूड बोल और डायरेक्शन बोल, दोनों बोल, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों तुम बोलोगे। क्या ये आएगा? और डायरेक्शन, डायरेक्शन के इस तरफ आएगी बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज। वेरी गुड। तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड देयर? नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी 5.5 आएगा। 2.5 था ना? हाँ 5.5 करेक्ट।
5.5 आएगा, यू आर राइट। क्या बात समझ में आई है? सो ई नेट विल बी के क्यू बाई 8r का होल स्क्वायर माइनस के क्यू डैश बाई 5.5r का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। क्या आपको समझ में आया है? इसको सॉल्व करो। आपको Q की वैल्यू पता है, विच इज रो इंटू 4/3 पाई इंटू 64r। ठीक है, इसका इसका आंसर बोलो भाई। कर सकते हो ना? कैलकुलेशन कर सकते हो? समझ में आया है एवरीवन? क्या ये कैलकुलेशन कर लोगे? ये कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्या कर लोगे आप लोग कैलकुलेशन? बट वो 0.5r में तो चार्ज है ना, है ना चार्ज है ना। 0.5r में क्यों नहीं चार्ज होगा? बिल्कुल चार्ज है। तो ये चार्ज तो आपने पहले पूरा सॉलिड माना है, तो सॉलिड के अंदर ये 0.5r आ जा रहा है ना। पूरा सॉलिड माना तो उसके अंदर 0.5r तो रहेगा ही ना। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाइए प्लीज। ठीक है, जो भी आ रहा है, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। ठीक है, नाउ लिसन टू मी। ये देखो, ये आप 2.5r मानो एवरीवन, ये आप 2.5r ही मानो, वही डेटा है पूरा। और इसका इसका जो रेडियस है वो 4r है, और इसका जो रेडियस है वो r है। ये पूरा प्लस चार्ज से भरा हुआ है, सेम डेटा, कुछ भी चेंज नहीं है। बट अब सवाल को मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे पॉइंट पे चाहिए मुझे, यहाँ पे चाहिए मान लीजिए। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ r from the center on the axis like this, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो अभी अगर आप इस पॉइंट P को देखोगे, समझोगे, पॉइंट A B C जो भी है, ये पॉइंट A अभी इट इज इनसाइड द लार्जर स्फीयर है एंड आउटसाइड द स्मॉलर स्फीयर है। पहले केस में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाली थी हमने जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट स्मॉलर स्फीयर नेगेटिव चार्ज मास चार्ज डेंसिटी वाला और लार्जर स्फीयर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी वाला, दोनों के आउटसाइड में लाई कर रहा था। अभी अगर आप देखोगे इनसाइड द लार्जर स्फीयर, मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी वाले स्फीयर के अंदर है और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी वाले स्फीयर के बाहर है। वो जो कैविटी है वो तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बनेगा ना, अब भी देखा था हमने। इसको आप ऐसे समझ सकते हो ना, दिस प्लस दिस, याद है? ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, सेम रो एंड माइनस रो में सिर्फ साइन का डिफरेंस है। और ये 4r है, ये 4r है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्या अब बता सकते हो आउटर स्फीयर से कितनी दूरी है? 2.5r प्लस r, 3.5r। तो सॉरी, स्मॉलर स्फीयर से। तो स्मॉलर स्फीयर का क्या हो जाएगा? k इंटू क्यू डैश, इसमें क्यू डैश कितना होगा? क्यू डैश विल बी 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, और यहाँ पे q कितना हो जाएगा? 4/3 पाई इंटू 4r का होल क्यूब इंटू रो। सो k इंटू क्यू डैश अपॉन 3.5r का होल स्क्वायर आएगा क्या ये? क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाले सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो पॉइंट ए है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होती है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आर कितना है? आर है 3.5r।
क्या ये सबको समझ में आ रहा है एवरीवन? बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। किसी को कुछ नहीं आया? क्या बात समझ में आई है? इसका डायरेक्शन बोल, इसका डायरेक्शन किस तरफ? इस तरफ होगा क्या? यस एवरीवन। अब तू बता, अब तू बता, अगर लॉजिकली समझ में आया है, अभी ये लार्जर स्फीयर जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, उसके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड की मैग्नीट्यूड बोल और डायरेक्शन बोल। उसके लिए तेरे को, अगर तेरे को फॉर्मूला याद नहीं, तेरे को पहले पेज में जाना पड़ेगा। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का ई इनसाइड का फॉर्मूला देख, के क्यू आर बाय आर क्यूब। दिख रहा है? दिख रहा है? इसको यूज करना पड़ेगा बेटा, इसलिए बोला था बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे फॉर्मूला याद रखना। बोल, के क्यू, क्यू कितना है यहाँ पे? क्यू है। आर, आर कितना है? सेंटर से आर है, अपॉन 4r का होल क्यूब। क्या ये बात समझ में आई है एवरीवन? और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसकी डायरेक्शन इधर होगी। अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस साइन के साथ तेरे को निकालना पड़ेगा क्या है। क्या तू कर सकता है? क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो एवरीवन? कैलकुलेशन ही है। क्यू डैश की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल दी है आपके लिए, और क्यू की वैल्यू भी निकाल दी है। ये सब बहुत आसान सवाल है, अगर आपको समझ में आ गया है तो कोई खास बात नहीं है इनमें। बट उसके लिए आपको ये पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड, पोटेंशियल इनसाइड, ये सब क्लियर होना चाहिए आपको, तभी आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाइएगा, अदरवाइज नहीं कर पाइएगा। क्या क्लैरिटी है ये? और ऐसे सवाल बहुत आते हैं, बहुत बहुत भर भर के किताबों में। ठीक है, आया समझ में? पक्का 100%? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, अच्छा अब सुन, ये देख, ठीक है, ये मान लो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। ये d है इसके सेंटर का, ये सेंटर का और इसका सेंटर का डिस्टेंस d है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आई वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये पूरा प्लस चार्ज से भरा हुआ है, और यहाँ पे एक कैविटी है, कैविटी पे कोई चार्ज नहीं है, वैक्यूम है। मुझे एक पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहिए। एट अ डिस्टेंस ऑफ r1 from the center of the larger sphere and a distance of r2 from the center of the smaller sphere. ध्यान से देखो मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे वेक्टर्स बना रहा हूँ। तो आपको पॉइंट P पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है। ये वेक्टर मैं जब बना रहा हूँ तो आपको एक बात दिखेगी कि D वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर, और D वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। मैंने वेक्टर फॉर्म में उस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है कि R1 वेक्टर है, तो उससे बेसिकली यूनिट वेक्टर के टर्म में हम इस आंसर्स को ला पाएंगे। तो
क्या आप तुम अपनी अक्ल लगा बता सकते हो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी? देख, पॉइंट पी पे सुना ध्यान से, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिकल फील्ड बिकॉज ऑफ द लार्जर स्फीयर, ठीक है। इसको ऐसे दिखाता हूं मैं, ध्यान से देख, इसको दो पार्ट में ब्रेक करता हूं। एक है लार्जर स्फीयर और एक है स्मॉलर स्फीयर। तो लार्जर स्फीयर के सेंटर से जिस पॉइंट पे निकालना है वहां पे रेडियस वेक्टर r1 दिया और इस पे प्लस चार्ज भरा हुआ है पूरा, ध्यान से देख। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो हो जाएगी रो r1 वेक्टर बाई थ्राइस एप्सिलॉन नॉट। क्या ये इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी? सब लोग देखो, रो r1 वेक्टर बाई थ्राइस एप्सिलॉन नॉट। सर ऐसा कैसे किया आपने? ये देख, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है एकदम पहला शीट पे लेके जाता हूँ। इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला है रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो माइनस चार्ज वाले सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और प्लस चार्ज वाले सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जो बड़ा वाला 4r रेडियस है, बड़ा वाला रेडियस वाला जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और जो छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। एक्चुअली कैविटी की जगह पे हमने एक छोटा स्फीयर माना है नेगेटिव चार्ज, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो बड़े वाले स्फीयर का रो और छोटे वाले स्फीयर का रो क्या इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन साइन? यस नो मे बी। क्या इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन साइन? तो क्या मैं इसे रो r1 वेक्टर बाय थ्राइस एप्सिलॉन नॉट लिखूं? अब लॉजिकली सोच, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरफ होगी, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखने का तरीका क्या होता है वेक्टर फॉर्म में? क्या ये हो जाएगा रो r1 बाई थ्राइस एप्सिलॉन नॉट, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और r1 कैप हो जाएगा, क्योंकि r1 वेक्टर की तरफ ही उसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। तो जिधर r1 वेक्टर है क्या उसी की तरफ होगा डायरेक्शन, तो r1 कैप लिखा। अब लॉजिकली सोच, r1 इंटू r1 कैप इज इट इक्वल टू r1 वेक्टर, इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया रो r1 वेक्टर बाय थ्राइस एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ में आई है? कैसे आया ये एवरीवन? अरे यार, वेक्टर फ्रॉम कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने का याद है? अभी देख, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फिजिक्स में अगर तुम फंसोगे तो तुम इसीलिए फंसोगे बिकॉज तुम्हें वेक्टर्स नहीं आता है। कोर्स खत्म होने को आ गया है, हार्डली और 4-5 मंथ्स में पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। आपको बेटा अभी तक वेक्टर नहीं आया तो मैं आपकी क्या मदद करूं, आप मुझे बताओ। जबकि वेक्टर के ऊपर और कैलकुलस के ऊपर मैंने 1 महीने से ज्यादा निकलवाया था आपसे, हर टाइप के पेस में स्लो रिवीजन, री रिवीजन 100 टाइम रिवीजन। मतलब इसके बाद भी नहीं आता है तो आपको शर्म करनी चाहिए थोड़ी सी, और अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए कि मैं ही ऐसा क्यों। ठीक है, इससे ज्यादा मैं आपकी मदद नहीं कर सकता दोस्त। क्या आपको समझ में आया ये क्या है? एवरीवन, आई वांट योर आंसर्स नाउ। ये कैसे आया? अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप पहला क्लास में जो वेक्टर समझाया गया था वो देखें यार। मींस आई जस्ट डोंट नो हाउ टू हेल्प यू गाइस। इफ यू कैन नॉट रिमेंबर द बेसिक्स, आपको एबीसी नहीं आता और आप स्पेलिंग लिखने चले, डिक्टेशन लिखने चले, क्या सबको आया है ये? अगर आपकी बुद्धि तेज चल रही है तो क्या आप मुझे बता सकते हो जो नेगेटिव चार्ज वाला स्मॉल स्फीयर है, सेम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माइनस रो, सिर्फ माइनस रो है, मैग्नीट्यूड सेम है, साइन ऑपोजिट है, क्या इसके सेंटर से r2 वेक्टर के दूरी पे, r2 वेक्टर पे लिखा हुआ था, r2 वेक्टर पे, ये r2 वेक्टर है देख, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड बता सकते हो अगर तुम्हारी बुद्धि तेज चल रही है? बताओ 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 बताओ। बोलो। बोलो भाई। सही है,
रो R2 by 3 epsilon naught and minus R2 cap. Why minus R2 cap? बिकॉज इस जगह पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी नेगेटिव चार्ज के लिए उसकी डायरेक्शन इनसाइड होगी, आउटसाइड नहीं होगी। मतलब R2 वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो R2 वेक्टर की तरफ यूनिट वेक्टर हो जाएगा R2 कैप, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगा माइनस R2 कैप, इसलिए माइनस R2 आया। नहीं आया भाई। मैं बता रहा हूँ अभी ना, बहुत से लोग को बेटा यही समझ नहीं आ रहा है R2 तो ठीक है साला, इसके ऊपर ये क्या बना दिया है इसने। बहुत से लोग यही सोच रहे हैं ना, है ना? नहीं ठीक है देवेश, गुड। मुझे एक बात बता, R2 के ऊपर जो मैंने ये बनाया है, बहुत से लोग तो ऐसा सोच रहे हैं, अच्छा R2 और इसके बाद R2 कैप, अच्छा ये क्या कैप है, ये हटा दे इसको, ये R2 स्क्वायर ही आया। क्या कोई ऐसा महान आदमी है जो इसने ऐसा कुछ सोच रहा है? नहीं, यहाँ पे बहुत सारे महान लोग बैठे हुए हैं ना, बहुत से लोग अभी सोच रहे हैं, तो सही तो बोल रहे हैं। ये ऊपर का वो क्या है, वो एस्बेस्टस वाला क्या बना दिए है, घर वाला टाइप। अरे वो यूनिट वेक्टर है भाई, यस और नो? तो बता, अब अगर तेरी बुद्धि तेज चल रही है तो क्या इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस रो R2 वेक्टर बाई थ्राइस एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जो आएगी, क्या तेरे को लगता है वो आएगी? ध्यान से देख, रो R1 वेक्टर बाई थ्राइस एप्सिलॉन नॉट माइनस रो R2 वेक्टर बाई थ्राइस एप्सिलॉन नॉट। इसमें से तू रो कैंसिल कर, कॉमन ले सकता है, रो बाई थ्राइस एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अगर तेरी बुद्धि तेज चल रही है तो तेरे को समझ में आ जाएगा कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर तो D वेक्टर है। तो क्या ये आया रो बाई थ्राइस एप्सिलॉन नॉट इनटू D वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब बहुत गहरा है, समझिए इस बात को। एक मिनट, इसके वर्किंग को देखो, एक मिनट इसके वर्किंग को देखो, एक मिनट, घबराओ मत, इसके वर्किंग को देखो। तुम कर सकते हो, तुम में वो काबिलियत है। और कोई अगर ऐसा है जिसको ये बात समझ बिल्कुल नहीं आ रही है तो प्लीज वेक्टर्स देखें, पहला क्लास का रिवीजन करें, पहला क्लास को देखें, आपको ये सब बातें बताई गई है। आया कि नहीं? अभी देख, इसका 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 यूजफुलनेस देख, तेरे को समझ में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और एक कैविटी है, इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अगर मेरे पास जो चार्ज है वो प्लस चार्ज ऐसे भरा हुआ है, तो ये जो कैविटी है, ध्यान से सुनना, ये जो कैविटी में मैंने एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाली है, तो इस पॉइंट पे जो मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड आई है वो आई है रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी वेक्टर। एंड व्हाट इज द डी वेक्टर? इट इज द वेक्टर व्हिच जॉइंस द center of the larger sphere to the center of the smaller cavity, and this is the direction of d vector. इसका मतलब कि मेरी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन है वो है इसके सेंटर और इसके सेंटर को ज्वाइन करने वाला डायरेक्शन। क्या बात समझ में आ गई है? और डायरेक्शन है इस टेल किधर है इस वेक्टर का, ओ पे, और हेड किधर है ओ डैश पे। क्या बात समझ में आई है? अभी मेरी बात ध्यान सुन, ये फॉर्मूला से तेरे को एक बात तो समझ में आता है कि इस पॉइंट को मैं यहाँ ना लेके यहाँ लूँ, यहाँ लूँ, यहाँ लूँ, यहाँ लूँ, कहीं पे भी लूँ, क्या मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट है इन द कैविटी? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिकॉज मैं कहीं पे भी लूँ तो मैं इसको रो बाय एप्सिलॉन इनटू रो बाय 3 एप्सिलॉन इनटू डी वेक्टर के टर्म में लिख सकता हूँ। इसका मतलब मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड जो इस कैविटी में है, इट्स अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मेरी बात समझ आई है? इट्स अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड व्हिच एग्जिस्ट इन दिस कैविटी। और उसकी डायरेक्शन किधर है? उसकी डायरेक्शन है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लार्जर स्फीयर टू द सेंटर ऑफ द स्मॉलर कैविटी। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? सब लोग जाग रहे हो? इट्स कांस्टेंट इन द कैविटी। इसका मतलब ये हुआ, सुन ध्यान से, कि अगर मैं ये कैविटी लूं, सिर्फ ये कैविटी है, समझना इस बात को। इस कैविटी में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन है
वो इस तरीके से कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या मैंने सिखाया था कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं क्या वो पैरेलल होंगे और इक्वी डिस्टेंट होंगे फ्रॉम ईच। अरे बताया था ना भाई, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा। इसमें कम से कम 23-24 क्लास हो चुके हैं। इट्स सच अ बिग चैप्टर। और भी इसमें और 5-6-7 क्लास होंगे। तो आप अगर भूल गए हो तो आपके पास सारे वीडियोस हैं, प्लीज उन्हें देखो, देखते चलो। आपको अपना एफर्ट पुट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस विल बी पैरेलल, राइट, विल बी पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। क्या यही होता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका? पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होना चाहिए और इक्विडिस्टेंट होना चाहिए, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड रिप्रेजेंट करता था। अब ये है समझ। अब लॉजिकली तू सोच इसमें सवाल कैसे बन सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को, ये सेंटर है मान ले, एक इलेक्ट्रॉन को इस सेंटर से 37 डिग्री पे इसका रेडियस दे देगा। एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे छोड़ा गया, यहाँ से, ये एक इलेक्ट्रॉन है। कितने देर के बाद, ग्रेविटी फ्री स्पेस मान ले, स्पेस जो है ये ग्रेविटी फ्री है मान ले, कितने देर के बाद ये इलेक्ट्रॉन ये मेटेलिक सरफेस को हिट करेगा? क्या आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से रिलीज किया गया, क्या इलेक्ट्रॉन जो है क्या वो ये पाथ लेगा? ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, बिकॉज ग्रेविटी फ्री स्पेस है। तो क्या वो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ पे आके इस सरफेस को हिट करेगा? क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? क्या समझ में आई है मेरी बात? तो अब सवाल है कि कितना डिस्टेंस, ध्यान से देखो, ये आर है, ये आर है, तो ये आर होने के कारण ध्यान से देखो, ये 37 तो ये भी 37, तो ये वाली जो लेंथ है क्या ये हो जाएगी आर कॉस 37 साइन 33 में कॉस 4/5, क्या ये 4/5 आर है? सिमिलरली ये वाला भी पार्ट 4/5 आर हो जाएगा। तो क्या टोटल जो लेंथ ट्रेवल करेगा क्या वो 8/5 आर होगा? दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट ये है। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हो रही है, इसकी एक्सेलरेशन किधर होगी? इन दिस डायरेक्शन एक्सेलरेशन होगी। और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन विल बी फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स विल बी चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऑलरेडी कैविटी में निकाल चुके, इट्स कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू रो r by thrice epsilon naught into d वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी वेक्टर। रिमेंबर अभी तो किया यार, यस और नो? तो d is what? It's the distance between the center of the larger solid non-coordinate sphere to the center of the hollow sphere. Yes or no? Yes or no? ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब देखो, क्या आप मुझे बता सकते हो ये इसका आंसर कैसे लाओगे? ग्रेविटी फ्री स्पेस है, कैसे लाओगे? कितने देर में ये हिट करेगा दूसरे सरफेस को, या फिर से सरफेस को कब हिट करेगा? ये सवाल अगर पूछा जाए कैसे सॉल्व करोगे? क्या दिस s इज इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर होगा? अरे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कांस्टेंट फोर्स लगेगा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन? क्या एक्सेलरेशन हो जाएगा e बाई me? क्या ये एक्सेलरेशन होगा? तो विच विल बी हाफ इंटू e। e क्या है? रो बाई थ्राइस एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8/5 आर। सॉल्व करो, ये लंबा चौड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा। अब लॉजिकली सोचो, ये सवाल में कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, बोलो कितने देर के बाद हिट करेगा सरफेस को, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ समझने के लिए क्या बच्चे को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट है, और उसके लिए उसको ये समझ होनी चाहिए कि कैसे ये निकाला गया है। क्या बात समझ आई? बोलना पड़ेगा दोस्त। क्या बात समझ आई है? क्या बात समझ आई है एवरीवन? एवरीवन बात समझ आई है? यस सर। अब सुन ध्यान से, क्या तेरे को ये बात चमकी है कि यार ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ध्यान सुनना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान सुनना ध्यान से,
अगर कैविटी इधर हुआ, कैविटी का सेंटर, तो क्या तेरे को लगता है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी? क्योंकि सेंटर ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर टू सेंटर ऑफ द कैविटी ज्वाइन करने वाली लाइन ऐसी है, तो क्या डी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी होगी? तो क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर ही होगी? यस नो मे बी, यस नो मे बी। अगर तेरा सेंटर ऑफ द कैविटी यहाँ पे हुआ तो O और O डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन जो वेक्टर है वो इस तरफ है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड इसी लाइन के पैरेलल होगी। क्या इधर होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड? क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, इसको होने के लिए एक चीज जो निहायत ही जरूरी है वो ये है कि ये पूरा पॉजिटिव चार्ज का होना चाहिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और कैविटी कैविटी होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी है? ये बात समझ में आई है? अरे बोलो भाई, समझ में आई कि नहीं? यस। अगर तुम्हारी बुद्धि तेज चल रही है तो बताओ। मान लो मैंने प्लस की जगह पे माइनस चार्ज बनाई है और यहाँ पे एक कैविटी बनाई है, पर ये माइनस चार्ज से फील्ड है। क्या बात समझ आई है? माइनस चार्ज से फील्ड। अब इस जगह पे इस कैविटी में इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन बोल। क्या ये है तुम्हारा डी वेक्टर? तो क्या इस केस में तुम्हें लगता है कि डी वेक्टर के ऑपोजिट में हो जाएगा इलेक्ट्रिकल? बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, चुप नहीं रह सकते। सोचना थोड़ा सा, ठीक है? सोचना इसको। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या क्लैरिटी है? ये पक्का? गुड। गुड। ये देखो, अभी ध्यान से देखना। मान लो ये देखो, ये सब कुछ तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये सब कुछ काफी आसान है अगर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड की कैलकुलेशन करनी आती है, जो मैंने डिटेल में आपको स्फीयर के सभी टाइप ऑफ स्फीयर्स का बताया है, और मैंने आपको रटा भी दिया हुआ है। आपको पूरा याद होना चाहिए। ये जो पहला पेज मैंने लिखा था वो पूरा पहला पेज आपको याद होना चाहिए, सारे रिलेशनशिप, सारे। बात समझ में आई है? सारे पोटेंशियल एनर्जी का, electrical inside, electrical outside, potential inside, potential outside, solid non-conducting sphere, hollow conducting, hollow non-conducting, solid conducting sphere। क्या डिफरेंस है? कैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्सेस आर, कैसे पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ रहता है, ये सब कुछ समझ में आना चाहिए। ठीक है? अच्छा, अभी जो कुछ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम आते हैं वो आते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स की। मान लो हमारे पास एक स्फीयर है, ये ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों में आती है। ये मान लो एक आपने सेंटर ऑफ दिस स्फीयर पे एक ऐसा टनल डिग कर दिया, जैसे टनल, और मान लो स्फीयर का जो रेडियस है वो आर है और ये प्लस चार्ज। यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, मान लो, प्लस क्यू नहीं माइनस क्यू चार्ज है, और मास एम है। इसको अगर आपने स्लाइड डिस्प्लेस किया यहाँ और छोड़ दिया, आपके हिसाब से क्या होगा? क्या ये एसएचएम करेगा? सोच के बताओ। मुझे इनफैक्ट बोलना नहीं चाहिए था एसएचएम करेगा, यानी आपको हिंट भी शायद मिल गया, और सोचो एक मिनट। हमारे एरिया में सैनिटाइजेशन हो रहा है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ गई है, आपको बैकग्राउंड में शायद आवाज भी सुनाई दे रही होगी।
किसी के एरिया में सैनिटाइजेशन हुआ है क्या? अनुष्का, इन योर एरिया? देवेश? ओ गरिमा, इन योर एरिया सैनिटाइजेशन इज डन? इसमें वो इसमें आया हुआ होगा क्या? क्या बोलते हैं उसे? फायर ब्रिगेड से ही कर रहे होंगे क्या, टैंकर से? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड। चलो, सैनिटाइजिंग कर रहे हैं मतलब ये पूरा ये ब्लीचिंग पाउडर डाल रहे हैं भाई, बहुत खतरनाक स्मेल आ रहा है। हाँ जी, क्या होगा बोलो तो? क्या होगा बोलो? अच्छा, एसएचएम करेगा क्या? हाँ, विंडो विंडो सब बंद कर लिया भाई। देखो ध्यान से, जब आपने इसको सेंटर से एक्स दूरी पे रखा है, यहाँ पे एक्स दूरी डिस्प्लेस किया मान लो आप, तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी एक्स दूरी पे। अब ऐसा एक गॉसियन सरफेस बनाओ, तो एक्स दूरी पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, इट विल बी के क्यू एक्स बाई आर क्यू। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो जो फोर्स लगेगा उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो आ जाएगा के क्यू एक्स बाई आर क्यूब इंटू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और वो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में होगा इसलिए माइनस है। तो फोर्स विल बी मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज माइनस के क्यू ई बाय आर क्यू इंटू एक्स। तो जो एक्सेलरेशन है वो है माइनस ऑफ के क्यू ई बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू आर क्यू इंटू एक्स। तो देख, एक्सेलरेशन डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट आया क्या? क्या ये वाला जो पार्ट है, याद है बचपन में पढ़ा था, बचपन में मतलब बहुत पहले, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू ई बाई एम ई आर क्यू है। क्या बात समझ में आई है? तो क्या ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ के क्यू ई। क्यू इज द, हाँ, क्यू इज द टोटल चार्ज विद इन दिस स्फीयर, ई इज द चार्ज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विच इज डिस्प्लेस्ड, मास एम, इलेक्ट्रॉन चार्ज ई था, अपॉन मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनटू आर क्यूब। ये आया ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो क्या टाइम पीरियड निकाल सकता है? निकाल सकता है टाइम पीरियड। तो ये एक वैरायटी ऑफ सवाल आ गया। अब इसी सवाल को तू ऐसे भी कर सकता है, देख ध्यान से, ये जो टनल है, ये टनल को ऐसा नहीं है कि तू सेंटर से ही खींचे, तू चाहे तो सेंटर से डिस्प्लेस करके थोड़ा सा ऊपर में भी ये टनल बना सकता है। तो अगर ऐसा बनाया, फिर से ये सेंटर है, इस सेंटर से एक्स दूरी डिस्प्लेस करेगा, क्या फिर से ये एसएचएम करेगा क्या? सोच के बता। मास एम है और एक नेगेटिव चार्ज है माइनस ही है, इलेक्ट्रॉन मास एम। लॉजिकली सोच, क्या तेरे को ये बात समझ में आ रही है कि ये दूरी ले लेना है, ये दूरी पे, ये जो दूरी है ये मान लो डी दूरी पे है, और डी और एक्स, तो क्या ये दूरी आ गई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगी क्या वो आ जाएगी के क्यू। ये पूरा प्लस चार्ज से भरा हुआ है मान लो ऐसे, और पूरा उसके अंदर एक आपने ऐसे टनल डिग कर दिया, ठीक है। तो के क्यू बाई क्या होता था? के क्यू आर बाई आर क्यूब ना, के क्यू आर, आर क्या है? बाई आर क्यूब, रेडियस आर मान लो इसको, सही है ना? यही फॉर्मूला है ना, के क्यू आर बाई आर क्यूब, राइट? हाँ, सही है, सही कर रहा हूँ ना अभी तक? ये लगा फोर्स, तो ये जो फोर्स लगा, ये फोर्स किधर लगेगा? इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस तरफ लगेगा। तो इसका एक कंपोनेंट जो है वो आ जाएगा cos थीटा। तो cos थीटा विल बी व्हाट? विल बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। सो देयरफॉर जो फोर्स उसको अलोंग द टनल टुवर्ड द सेंटर लेके जाएगा, दैट फोर्स विल बी के क्यू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सब लोग देखें, बाय आर क्यू इंटू कॉस थीटा, which is kq by under root of x square plus d square by r cube
इंटू एक्स बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर कट गया? क्या ये आया के क्यू एक्स बाई आर क्यू विच इज इक्वल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू ए। तो क्या यहाँ पे ए नेगेटिव साइन आएगा बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। एक्सेलरेशन विल बी के क्यू बाई एम ई आर क्यू नेगेटिव और ये एक्स एक्सेलरेटेड डिस्प्लेसमेंट, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा के क्यू बाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू आर क्यू। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ के क्यू बाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू आर क्यू। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो इससे आपको टाइम पीरियड की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मैं सही हूँ? क्या आपको समझ में आया है? ये सब वैल्यू जब आप पुट करोगे ना, के की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, एम आर क्यू, तो ये जो टाइम पीरियड आता है, राइट, ये स्टैंडर्ड टाइम पीरियड आता है Q1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए अगर आप लेते हो तो ये स्टैंडर्ड टाइम पीरियड आता है 84.6 सेकंड्स के आसपास आता है। ये मैं ग्रेविटेशन में आपको बताऊंगा निकाल के। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये क्या आपको टाइम पीरियड समझ में आया? देखो एसएचएम करता हुआ। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये आपने जैसा प्रॉब्लम यहाँ पे बनाया है हूबहू प्रॉब्लम ग्रेविटेशन में आने वाला है। मैं आपको बोल रहा हूँ जितना मैं करा रहा हूँ ग्रेविटेशन का 70% ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो रहा है। और ग्रेविटेशन चैप्टर को अच्छे से करने के लिए आपको सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। कौन से स्फीयर के? फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? कौन से स्फीयर के क्लियर होने चाहिए? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर। अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर, मतलब अर्थ इज नॉट अ हॉलो स्फीयर, इट्स अ सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की जो वर्किंग होगी वही वर्किंग यहाँ पे भी चलेगी। क्या क्लैरिटी है ये? ठीक है, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट गाइस, थैंक यू वेरी मच।